नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी न्यूज है वो आज है सुयोग पहल को लेके। क्या है? सुयोग पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा इनिशिएटिव है और इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। क्या है सुयोग पहल? पहली बात किससे जुड़ी हुई है? स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, यानी कि खेल से जुड़ी हुई है। तो आपको पता है युवा और खेल मंत्रालय की ही योजना होगी। ठीक है, युवा और खेल मंत्रालय की ये योजना है। ठीक है, राजस्थान का युवा खेल कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार युवा मामले और खेल विभाग ने 10 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली है, यानी कि आज से ही शुरू होगी। ठीक है, और इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट देखिए किस बात को बोला जाता है, थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि ये वर्ड बार बार आपके सामने आएगा अगले 2 साल 3 साल जब तक आप तैयारी करेंगे। ठीक है, एक तो होता है जैसे मान लीजिए कंप्लीट राजस्थान जो है, कंप्लीट राजस्थान में किसी योजना को लागू करना। एक होता है कि यार ये योजना ना अच्छी है, हमें लग रहा है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अपन पूरे प्रदेश में लागू करने से बेहतर है कि थोड़े से एरिया पे लागू करके इसके रिजल्ट्स की समीक्षा करके अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो फिर पूरे राजस्थान में लागू कर देंगे। ये मकसद होता है पायलट प्रोजेक्ट का। और इस तरह से किसी योजना को जो शुरुआत की जाती है उसको पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है। जैसे इस सुयोग पहल के मामले में क्या किया है, राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया कि अपन ना सबसे पहले जयपुर का जो बगरू उपखंड है, ठीक है, बगरू जो विधानसभा क्षेत्र है उसके साथ में 12 कंप्लीट, यानी 12 के सभी विधानसभा क्षेत्र में, तो ये इसका शुरुआती जो है एरिया रहने वाला है, जिसको पायलट प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। यानी कि सबसे पहले हम इस एरिया में लागू करके देखेंगे, यहाँ के परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद में फिर सोचेंगे कि अब राजस्थान में, कंप्लीट राजस्थान में लागू करना है या फिर इन इन जिलों में लागू करना है। ये पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ क्या उद्देश्य है? खेल के माध्यम से युवाओं को शैक्षणिक उनका उन्नयन करना, उनको स्किल देना, उनको रोजगार और सामाजिक आर्थिक उनका सशक्तिकरण करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है? जयपुर जिले की बगरू विधानसभा और 12 जिले के सभी विधानसभा सेक्टर। अगर आपसे यूं बोलें कि जयपुर का सिर्फ बगरू और 12 पूरा डिस्ट्रिक्ट, ये इस योजना का जो है पायलट प्रोजेक्ट एरिया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कौन से 4 खेल शुरुआत में शामिल किए जा रहे हैं? सबसे पहले क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी, जो 4 महत्वपूर्ण खेल है राजस्थान के, उन चारों को इसमें शामिल किया। कवरेज क्या देखिए, नगर निकाय और ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड को इस योजना के दायरे में लाना है और माई भारत जो अभियान है उसके अनुरूप इसको चलाना है। ये राजस्थान सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान राज्य की क्रीड़ा परिषद, राजस्थान युवा बोर्ड आवश्यक तैयारियां इन्होंने कर ली है और सरकार इसको लागू करने जा रही है आज से ही, यानी कि 10 जुलाई 2026 से इसको लागू करने जा रही है। तो 10 जुलाई भी आपको याद रखनी है। महत्वपूर्ण योजनाएं पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए 8/10 है ना, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, क्योंकि नवाचार ये थोड़ी अलग तरह की पहल है। उसके बाद देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2026 आयोजित होने वाले हैं। कहाँ पे आयोजित होंगे? सबसे पहले 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले, और ग्लासगो जो जगह स्कॉटलैंड की, वहाँ पे इनका आयोजन होने वाला है। नई बात क्या है? नई बात ये है कि भारतीय टीम, जितने प्लेयर भारतीय टीम्स के अलग अलग इवेंट्स में वहाँ जाएंगे, जितना कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ उनके साथ जाएगा, सभी ने जूट के जो टी शर्ट है, अपने जो कपड़े हैं वो बनाए हैं। क्या विशेषता है इनकी? पहली बात तो जूट के हैं, स्वदेशी निर्मित है, साथ ही 100% ये बायोडिग्रेबल है। क्या लिखा है यहाँ पे? 100% बायोडिग्रेबल। बायोडिग्रेबल का मतलब होता है कि ये जो है आराम से, जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक कई सालों तक जो है डिग्रेड नहीं होता, यानी कि इसका विघटन नहीं होता। बट ये जो जूट के कपड़े, इनका आराम से बायोलॉजिकली विघटन हो सकता है, एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम पहुंचाएंगे। देखिए आज जो है प्लास्टिक, जलवायु परिवर्तन के लिए प्लास्टिक भी सबसे ज़्यादा एक खतरनाक रीजन है जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिक के एक विकल्प के रूप में पूरी दुनिया में एक संदेश देने के रूप में भारतीय टीम ने अच्छी पहल करी है। ये भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और ये सवाल इससे बन सकता है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, इसके बारे में सवाल बनेंगे आगे जब हमारे प्लेयर्स ये अचीवमेंट इनकी आएगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना कि 23 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले। कहाँ पे होने वाले? ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड की सिटी है, वहाँ पे होने वाले।
ठीक है, 124 सदस्य भारत की तरफ जा रहे हैं और सभी के सभी जो है ये जूट के ये जो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल जो कपड़े बनाए हैं, जो स्पोर्ट्स का इनका जो किट बना है उसको पहन के जाएंगे। ठीक है, ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल जो है प्रतियोगिता होगी और पहली ऐसी टीम होगी जो जूट के कपड़े पहन के जा रही है। ठीक है, तो इंडिया का इसमें 2-3 पर्पज है। पहली बात, अपने जो हस्तशिल्प है यानी कि जो हाथ से बनाई हुई जो कला है, जिस तरह का प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, ये दुनिया को दिखाना। दूसरी बात कि वैश्विक मंच पे ये मैसेज भी देना कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा को लेके भारत बहुत ही संजीदा देश है, राइट। तो ये दोनों मकसद जो इसके माध्यम से सोल्व होना है। एक आपको पता, दिल्ली में जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लें, इंडिया की लगभग सभी सिटीज़ में पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों है? और पोल्यूशन में जो सबसे महत्वपूर्ण एक भागीदारी है या हिस्सेदारी कहेंगे, भागीदारी नहीं, वो है व्हीकल पोल्यूशन। ठीक है, व्हीकल पोल्यूशन। रीजन क्या है? कार्बन का उत्सर्जन होता है व्हीकल से। क्या होता है? कार्बन का एमिशन जिसको बोला जाता है, उत्सर्जन होता है। और बेसिकली उत्सर्जन मतलब CO2 गैस का उत्सर्जन होता है। तभी हमें बोला जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ना पेड़ पौधे लगाओ। क्या करते हैं पेड़ पौधे? पेड़ पौधे भाई आपकी जो CO2 है इसको तो ले लेते हैं अपने शोषण में खुद, ठीक है, और जो है ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, यही जो पेड़ का काम है, यही इस लिक्विड ट्री का काम है। ट्री इसको नाम भी दिया लिक्विड ट्री। ठीक है, साल्ट। क्या है लिक्विड ट्री साल्ट? भारत का पहला मोबाइल प्यूरिफायर है। एक छोटा मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जो कि सूक्ष्म जो शैवाल होते हैं ना अपने माइक्रो एल्गी, इनकी मदद से वायु से इस CO2 को जिसका एमिशन हुआ है सोखेगा पेड़ की तरह ही, और O2 का उत्सर्जन कर देगा। यानी कि जो काम पेड़ पौधे करते हैं सेम वही काम ये लिक्विड ट्री साल्ट करने वाला है। अब ऐसे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ पे पेड़ पौधे लगाना संभव नहीं है, स्पेस उस तरह से नहीं है, कंक्रीट है, वहाँ पे इस मोबाइल टावर को जो है स्टैब्लिश करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। ठीक है, ये साल्ट है, इसका जो शॉर्ट नेम है लिक्विड ट्री, जिसको अपन बोल सकते हैं। भारत का पहला स्मार्ट एल्गी लिक्विड ट्री है। ठीक है, CSIR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको बनाया। इंडिया के लिए अच्छा कारगर साबित हो सकता है, नवाचारी एक कदम है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, राइट। एक बड़ी समस्या है, हमने एक दिन बात करी थी कि भाई GDP 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होता है आर्थिक विकास। क्या होता है? आर्थिक विकास। एक हमने पढ़ा था आर्थिक समृद्धि। तब हमने देखा था जैसे आर्थिक विकास सीधी बात होती है कि इंडिया की इकोनॉमी ना 7.2% की वार्षिक दर से बढ़ रही है और ये दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था है भी। लेकिन जब हम बात करते हैं समृद्धि की, तब बात आती है क्या भारत की इस 7.2% तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का फायदा सबको मिल रहा है? क्या सभी लोग संपन्न हो रहे हैं? क्या सभी लोगों का फ्यूचर सिक्योर है? क्या सभी लोग फैसिलिटी ले पा रहे हैं? आपका आंसर होगा नो नो नो, क्योंकि असमानता बहुत ज़्यादा है। और इसी असमानता को लेके एक रिपोर्ट आई है और इसी रिपोर्ट से जुड़े हुए 2 आर्टिकल हमने एक साथ लिए हैं। ठीक है, अच्छे से आप समझें। भारत में आर्थिक असमानता के जो है चिंताजनक आंकड़े सामने आए। किसने रिपोर्ट जारी करी है? थॉमस पिकेटी और वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो लैब है, उन्होंने 2 रिपोर्टें जारी करी है। उस रिपोर्ट के अनुसार अमीर और गरीब की जो खाई है ना, वो और तेजी से बढ़ रही है। यानी कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब जो है होता जा रहा है। ठीक है, 2023 की अगर हम बात करें, यानी कि 2023 तक क्या सिचुएशन थी? टॉप जो 1% लोग हैं, यानी कि आप मान लीजिए हमारे 1.5 करोड़ जो लोग हैं हमारे है यहाँ पे 1.5 अरब। ठीक है, यानी कि 150 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में पॉपुलेशन। इस 1% जो ऊपर वाले 1% लोग हैं ना, ऊपर वाले 1%, पता है इन 1% के पास कितना पैसा है? 22.6%। ये तो है आय। अगर इनकी संपत्ति की बात की जाए 1% की, तो वो है 40.1%। 40.1% इनकी संपत्ति। सोच के देखिए असमानता कितनी ज्यादा है। 150 करोड़ का हमारा देश है, इस 150 करोड़ में से जो टॉप उच्चतम स्तर के जो 1% लोग हैं, अगर उनकी संपत्ति के बारे में बात की जाए
तो वो है 40.1%। पूरे देश की संपत्ति का 40.1 उन अकेले 1% के पास में। अगर आय की बात की जाए तो 22.6% है। आगे बात करते हैं। 1990 के टाइम में क्या था कि हमारे जो नीचे वाले 50% है, नीचे वाले 50% उनके पास था आय का 20.6%। ठीक था कि चलो ठीक है, 50% के पास होना तो 50% चाहिए, चलो प्लस माइनस एक्यूरेट नहीं हो, 45 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 20 था कि कोई बात नहीं, ठीक है। ये घट के अब आज 2023 में 15% रह गया। इस 15% में बहुत सारे 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी में भी समस्या आती है, जिनको अपने बच्चों के स्कूल, अच्छे स्कूल वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो ऐसे लोग हैं जो कि पिकनिक नहीं जा सकते, विजिट नहीं कर सकते, आपकी तरह एंजॉय नहीं कर सकते, हमारी तरह उस तरह की लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। ठीक है, ये वो ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग इसमें। उसके बाद चलो बात करते हैं, ये तो एक तरह की असमानता होगी। दूसरी असमानता कि बेंगलुरु और दिल्ली के प्रति व्यक्ति में और बिहार के प्रति व्यक्ति में 15 गुना का अंतर है। अगर दिल्ली में एक व्यक्ति को मान लीजिए 50,000 रुपये पर साल उसकी इनकम है, तो बिहार में मात्र 5,000, या 5 भी नहीं, आप इसको माने 3,000। 15 गुना का अंतर है दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में और एक बिहार में। तो ये दोनों तरह के जो अंतर है ये भयावह है, इनके ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा। आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि रीज़न क्या है। देखिए, हाईटेक जो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बीपीओ, जहाँ फ़ोन्स वगैरह, कॉल्स वगैरह रिसीव होते हैं बड़ी कंपनीज के, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, इन सारी जगहों पे। तो यहाँ तो लोगों की अच्छी सैलरीज है, लेकिन बाकी जगह जो है लोगों की सैलरीज उस तरह से नहीं है। आगे, श्रम में जो लोग लगे हुए, 2/3 कार्यबल, उनकी जो मजदूरी है वो जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी है। यानी कि साधारण मजदूर ना, वो लगातार गरीब होता जा रहा है। क्या किया जाना चाहिए यहाँ, एक वही रटी रटाई बात कि उनको स्किल देना चाहिए और अमीर गरीब की खाई कम करने का प्रयास करना चाहिए। बेसिकली इस तरह के आंकड़े देख के तो यही रियलाइज होता है कि नो, शायद हमने ये ट्रेन मिस कर दी है। ये सुधार की जो स्थिति है ये और बिगड़ने वाली है। जब 90s में, 1990 में 20% पे था, तब सोचना चाहिए था, तब से कुछ उपाय करने चाहिए थे। आज वो 15% पे आ गई है। और ये 50% लोग जो है, ये 75 करोड़ लोग हैं। ये 100, 200, 500, 1 लाख, 2 लाख लोग नहीं है, ये 75 करोड़ लोग हैं जिनके पास मात्र 15% संपत्ति है इस देश की। और ऊपर वाले 50% के पास में 85%। और 1% के मामले में तो 40.1। ये अपने आप में बहुत ह्यूज आंकड़ा है। चलिए आगे, अब यहाँ बात करते हैं वही ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट, भी उस रिपोर्ट को बोला जाता है जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने, थॉमस पिकेटी ने जो निकाली है, राइट। अब यहाँ इस आर्टिकल में बोलते हैं कि दुनिया में 2 बड़े संकट हैं, ठीक है, और दोनों ही गरीबों के लिए। क्या है? सबसे पहले कि औद्योगिक क्रांति। देखिए, 18वीं 19वीं शताब्दी को जो है औद्योगिक क्रांति का साल माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इससे पहले जो तापमान था उससे आज कितना बढ़ चुका है, तो ये बोलते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। आपको लगता होगा यार 1.5 डिग्री से क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप बड़े स्केल पे देखते हो, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्लेशियर पिघल जाते हैं, जो समुद्र के अंदर जीव है उनकी डेथ हो जाती है करोड़ों की संख्या में। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आज जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से, आप कम समय में बहुत अधिक बारिश या फिर कहीं पे बिल्कुल सूखा, ये सारी चीज़ें इनके बैक एंड में, अगर आप किसी चीज़ को, एक चीज़ को रेस्पॉन्सिबल अगर मानना चाहें तो वो जलवायु परिवर्तन है। यहाँ बोला जा रहा है कि ये 1.5 डिग्री तो बढ़ ही चुका है, जबकि हम पेरिस जलवायु समझौते की बात करते हैं कि हमें 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना। भाई ये जा चुका है। और अगर ये 3 डिग्री तक पहुंच गया तो यूपी, बिहार जैसे क्षेत्रों में जीवन कठिन हो जाएगा। यानी कि वहाँ जीने की कंडीशंस नहीं रहेगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और जीवाश्म ईंधन को छोड़ के सौर और विद्युत पे जाना चाहिए, पवन ऊर्जा पे और सौर ऊर्जा पे जाना चाहिए, सजेशन आर्टिकल में देते हैं। बट ये सजेशन भी नाकाफी महसूस हो रहे हैं इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है। आगे बोलते हैं कि आर्थिक असमानता जो है उसके बारे में हमने बात ही कर ली। तो यहाँ बेसिकली ये बोला जाता है कि ये जो धन का केंद्रण है, संकेंद्रण, यानी कि 1% ऊपर वाले लोगों के पास ये जो पैसा जा रहा है, इसकी वजह से डेमोक्रेसी के लिए भी अल्टीमेटली एक खतरा बनता जा रहा है। कैसे बनेगा खतरा? आप सोच के देखिए, 75 करोड़ लोग जो नीचे वाले हैं, अगर वो और गरीब होते जाएंगे तो एक लेवल के बाद उनकी जो सहन करने की क्षमता है वो क्षमता जवाब दे देगी, तब वो क्या करेंगे, है ना। तो इन सारी बातों पे जो है सरकार को, एजेंसीज को सोचना चाहिए। यहाँ पे आर्टिकल जो है एक समाधान, ग्लोबल जस्टिस फंड बोलते हैं, इसकी योजना देते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना,
जिनको मान लो 20 लाख डॉलर से ज़्यादा कमा रहे, इन पे लगाओ 1%, ठीक है। 50 करोड़ वालों पे लगाओ 20%, ठीक है। यानी कि इन पे जो है टैक्स लगा हुआ, ऐसा बोला जाता है, जो ऊपर वाले अमीर टॉप 1% लोग हैं उन पे, ठीक है। उससे क्या करो, एक फंड बनाओ, ग्लोबल जस्टिस फंड, यानी कि वैश्विक न्याय फंड, यानी कि न्याय देना है उन 50% निचली आबादी को। उससे क्या है, एक संसाधनों का पूल बनाना है और फिर उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये लगने में तो फैंसी लग रही है, आपको भी लग रहा है कि यार ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा, इससे तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत गहरे स्तर पे। देखिए ये जो 1% लोग हैं ना, ये आपके और मेरे जैसे लोग नहीं है, ये बहुत प्रभावशाली और सरकारों के हिस्सा होते हुए, कुछ लोग सरकार का हिस्सा है, और अधिकतम जो लोग हैं तो सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह की योजनाएं बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वाकई में आज इस पे बात होनी चाहिए। अब दुनिया को बात करनी चाहिए कि इन अमीर लोगों पे टैक्स, वेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए। देखिए रीज़न ये, आज सोच के देखिए, अगर अडानी जी इतने पैसे वाले बने हैं, मुकेश अंबानी इतने पैसे वाले बने हैं, तो इन्होंने इंडिया के रिसोर्स यूज़ हुए, यानी कि जो संसाधन है हमारे वो यूज़ हुए। आज अगर जलवायु परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं, उसके खतरे हमारे तक पहुंच रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीज़न ये लोग भी है। तो इनको अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए। सरकार को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए इस तरह के कुछ रिफॉर्म किए जा सकते हैं, राइट। यानी कि यहाँ बोले जाता है कि 1% से ये अमीर लोग अगर इन पर कर लगा देना, तो 99% जो नीचे वाले लोग हैं उनकी समस्याएं जो है हल हो सकती है, ठीक है। तो ये तमाम बातें हमने इन दोनों आर्टिकल में डिस्कस करी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमने बात करी सुयोग पहल के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो जूट के कपड़े पहन के हमारे वाले प्लेयर्स जाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन बात है भाई। और साल्ट लिक्विड ट्री के बारे में हमने बात करी, ग्लोबल जस्टिस जो रिपोर्ट आई है थॉमस पिकेटी की, उसके बारे में हमने विस्तार से बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फ़ायदेमंद रही हो, और अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।